आपके पेपर में तो था ही है, इसका हाईवे में जिक्र किया जाता है। अब इसमें मिथ चल रहा है, उस मिथ को मैं समझाता हूँ कि वो मिथ क्यों गलत है। जैसे सपोज मैं आपसे कहता हूँ कि एक पर्सन, इनका वेट लेट्स से डाउनवर्ड डायरेक्शन में 40 kg, ठीक है, रुके हुए हैं ये अपनी जगह। अगर ये रुके हुए हैं, इनको धक्का मारा जाता है आगे बढ़ने के लिए। अगर आगे बढ़ने के लिए धक्का देते हैं तो उस कंडीशन में ये हो गया नॉर्मल फोर्स, ठीक है। तो ये कितना जाएगा 40 kg। इसके बाद इसमें भी अगर हम लोग शेयर फोर्स या फ्रिक्शन फोर्स चेक करें, ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स कितना हो गया म्यू इनटू एन, तो μ1 into 40, राइट, यही मिलेगा हमको। n की वैल्यू हमारे पास में 40 है, अच्छा kg है तो उसको यूनिट से साथ में हम लोग मेजर कर सकते हैं। अब ये पर्सन रुका हुआ स्टेशनरी, इसी पर्सन को पिटाई चालू कर दो, भागना चालू कर दे। अब अगर ये भागते हैं तो उसके चलते इनके कांटेक्ट जो फुट का है, जैसे सपोज ये पूरा है तो और हील, तो ये पूरा का पूरा सतह पर आया। लेकिन अगर जैसे ये भागेंगे तो क्या पूरा सतह पे पैर कभी आता है? नहीं आता। तो उस कंडीशन में पैर कम हो जाता है, सिर्फ टो वाला पोर्शन ही तो रहता है। भागते हुए देखोगे एथलेटिक्स के अंदर बच्चों लोगों को, तो वो ऐसे भागते हैं, सिर्फ टो वाले पोर्शन को ही टच करते हैं, पीछे वाला पोर्शन टच नहीं हुआ। तो भागते भागते वेट ऑफ द बॉडी कम हो गया, एरिया कम हो गया, वेट तो वही रहेगा, ऐसा थोड़ी ना। अच्छा भागते हुए हाथ पीछे छूट गए, गर्दन पीछे रह गई, धड़ भाग रहा है, सही है, ठीक है। तो उस कंडीशन में फ्रिक्शन फोर्स वो होगा μ2 into n। तो μ2 क्या हो गया, वही μ2 की वैल्यू और n की वैल्यू 40, तो μ1 और μ2। तो क्वेश्चन ये है कि दोनों में कॉन्टैक्ट एरिया जो मिला है वो सेम है या डिफरेंट है? डिफरेंट है, ठीक है। कम कॉन्टैक्ट एरिया किसमें मिला, फर्स्ट केस में, सेकंड में? फर्स्ट में मिला होगा, सेकंड में मिला, ठीक है। सेकंड में कॉन्टैक्ट एरिया कम है। अगर ये कॉन्टैक्ट एरिया कम है तो उसके चलते क्या ये कहें कि फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कम है? भाई हम भाग रहे हैं तो फ्रिक्शन फोर्स जो एक्सर्ट हो रहा है, अप्लाई हो रहा है, वो कम जनरेट हुआ। अगर कम जनरेट हुआ तो n की वैल्यू कम थोड़ी हुई, n की वैल्यू कम हुई नहीं, तो क्या कम हुआ, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट, राइट। तो हमारे पास में μ1 और μ2 दो है, तो दोनों में से वैल्यू किसकी ज्यादा, μ1। और इसी को एक दूसरे कंडीशन से समझा दिया जाता है। इसमें बॉडी रुका हुआ था, ठीक है, तो ये हो गया म्यू स्टैटिक। इसमें बॉडी मूविंग कंडीशन में था, ठीक है, तो ये हो गया डायनामिक या काइनेमिक। तो म्यू एस की वैल्यू हमेशा म्यू डी के कंपैरिजन में ज्यादा होता है, बट दोनों ही कंडीशन के अंदर तो सेम ही आएगा, वो थोड़ी चेंज होता है। अब ऐसा क्यों हुआ, उसके पीछे का लॉजिक, भाई ये तो समझ में आ गया सबको, ठीक है। इसके पीछे का लॉजिक ये है क्योंकि ये फोर्स है। अब फोर्स में क्या है ना, कभी कभी कह देते हैं कि भैया ये भी मिथ चलता है कि फोर्स जो है वो बॉडी पे जब अटैक करता है तो वो हमें पता होता है कि वो किस तरह से अटैक हो रहा है या कैसे यहाँ पे लगा। तो एक्चुअली में बड़े गौर से समझोगे तो जैसे अगर मैं आपसे कहता हूँ कि सपोज ये पूरा कॉन्टैक्ट एरिया था μ1 के लिए, ठीक है, तो μ2 के लिए जो कॉन्टैक्ट एरिया था वो कम है, राइट, ठीक है। तो दोनों में बॉडी को रब करते हुए जब जा रहे थे हम लोग, जैसे इस समय मैं खड़ा हुआ तो कोई धक्का दे या तो मेरा पूरा पैर सरफेस को रब कर रहा है, राइट, यही तो हुआ स्टैटिक कंडीशन में, तो पूरा कॉन्टैक्ट आया। उसी समय जो स्ट्रेस वहां पे जनरेट हुई है वो स्ट्रेस कौन सी है, शेयर स्ट्रेस। तो कभी भी ये फोर्स का केस होता ही नहीं है, ये एक्चुअली में केस ही शेयर का है, और शेयर में भी टू बी प्रिसाइज शेयर स्ट्रेस का केस है।
क्योंकि फोर्स हमेशा अटैक करता है कहाँ पे? सीधी सेंटर पे। सेंटर प्रिसाइज वर्ड है। अगर वो सेंटर पे अटैक करता है तो बॉडी का सेंटर कैलकुलेट होता है ऑन द बेसिस ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया। इस समय क्रॉस सेक्शनल एरिया इतना है तो उसके चलते उसके सेंटर पे अटैक कर गया। और जब हम लोग ये कहते हैं कि क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज हुआ है तो उस कंडीशन के अंदर वहां पे शियर स्ट्रेस की वैल्यू भी चेंज हो जाती है। और जब वो वैल्यू चेंज होती है तो उससे हमारे पास में थ्योरी बनती है कि हम लोग शियर स्ट्रेस की वैल्यू यहां पर ज्यादा जनरेट कर रहे हैं, यहां पर कम जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, और ये ऐसे जितनी ज्यादा शियर स्ट्रेस उसके चलते उतना ज्यादा एफर्ट्स की जरूरत होती है, जितना कम शियर स्ट्रेस एफर्ट्स की रिक्वायरमेंट उतनी कम होती है। इसी के चलते तो जब धावक भागने लगता है, एथलेटिक जो भागने लगता है, तो उसके लिए क्या कहते हैं कि कभी भी पूरा सतह पर पैर नहीं रखना चाहिए। हमेशा उसके लिए सिखाया जाता है कि इतने ही पोर्शन पे रखना चाहिए, राइट। और अगर ये ऐसा मिल गया तो उसके चलते अच्छा खासा भाग जाओगे। इसका एक एग्जांपल भी तो बताया था, बाइक टायर वाला, जो एक फेजर की बाइक आई थी, ठीक है। जैसे एक तो नॉर्मल बाइक है, स्प्लेंडर ले जाओ, उसको घुमाओ सर्किल पे, ठीक है, और एकदम ऐसा कहते हैं ना वो आपने देखी वो रेसिंग वाली बाइक्स, रेसिंग बाइक्स देखिए, ठीक है। तो उन बाइक्स को हम लोग कर्व पे लेके जाते हैं तो अच्छी खासी टिल्ट हो जाती है वो, क्यों? क्योंकि बैक साइड में जो व्हील होता है या फ्रंट में जो व्हील होता है उस व्हील का कांटेक्ट एरिया ज्यादा होता है, वो कभी भी हमारे पास में स्ट्रेट नहीं होता जैसे स्प्लेंडर में आपको मिलेगा। और जैसे फेजर, एफजेडएस या कोई भी नई बाइक आज के डेट में जो आ रही है उनका टायर ऐसा, तो उससे अच्छा खासा कांटेक्ट मिल जाता है। और कांटेक्ट मिलने के बाद में सेंट्रीपिटल, सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीपिटल के लिए वैल्यू बढ़ा दो, एरिया ज्यादा देके अच्छा खासा वहां पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को इंक्रीज किया जा सकता है। तो कहानी ऐसे बनती है। इसीलिए ऐसा थोड़ी ना है कि अगर कोई कहे कि नहीं यार फ्रिक्शन फोर्स जो है फोर्स पे एरिया पे डिपेंडेंट नहीं होता, तो सेम स्पीड साइकिल से मार के दिखाओ भाई। अगर एरिया पे डिपेंडेंट नहीं है तो भाई कंसेप्ट तो वो होता है ना जो सभी जगह वैलिड होता है। ऐसा थोड़ी ना है कंसेप्ट एक जगह वैलिड हुआ 10 जगह टूट गया। कंसेप्ट वो जो कहीं ना टूटे वही कंसेप्ट होता है। तो कंसेप्ट तो ये कहता है कि फोर्स एरिया पे डिपेंडेंट है, बट ये है कि वो डायरेक्टली नहीं बोला जाता, वो स्ट्रेस पे डिपेंडेंट है। क्योंकि फोर्स को हमेशा ऑब्टेन करते हैं कहां से? स्ट्रेस इनटू एरिया। देखिए बहुत बड़ा मिथ है आप लोगों के सोम के अंदर। सोम क्योंकि बाकी बच्चे मेरे से पढ़ेगा, आप लोग जो नए बच्चे हो इनको एक सीधा सिंपल सा एक फ्रेम देता हूँ। फोर्स और स्ट्रेस दो चीज होती है, नाम तो सुना ही होगा, वो मूवी का डायलॉग है शाहरुख खान का, राहुल, नाम तो सुना ही होगा। अच्छा मूवी भी नहीं देखी? अरे कॉलेज में बैठ के करते क्या थे फिर? पढ़ाई। ये तो बोलना ही मत, ठीक है, ठीक है। तो उसमें ऐसा था कि फोर्स और स्ट्रेस, तो दोनों में से ओरिजिनल क्या है? स्ट्रेस होता है ओरिजिनल। फोर्स is obtained by calculating stress into area and to be precise cross sectional area। उसके बेसिस पे ये मान लिया जाता है कि यहाँ फोर्स अटैक कर रहा होगा, मान लिया जाता है। तो कहते हैं ना कि सारे सब्जेक्ट का सबसे बड़ा अजम्पशन यही है कि एक अजम्पशन पे बेसिस पे है पूरी कहानी, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर इस लाइन को लिखने में बड़ी हिचकिचाहट होती है कि फ्रिक्शन कोएफिशिएंट दो आगे कौन कौन से? स्टैटिक एंड डायनेमिक। तो दोनों में से वैल्यू किसकी ज्यादा? स्टैटिक की। क्यों? एरिया ज्यादा है वहां पे, तो उसके चलते हमको फोर्स की, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू ज्यादा मिलेगी वहां पे। तो उसको शियर से समझाया जाता है। अब इसी में तो एक लाइन रगड़ के आगे वो पढ़ा देते हैं, सॉइल shear strength of the soil is a combination of three elements, either cohesion, interlocking और friction। तो फ्रिक्शन तो एक पार्ट ही तो हुआ, बाकी दो पार्ट को तो हमारे लिए बैठा हुआ है वहां पे भी सॉइल। और इस बात को बताने वाला, और जो कहते हैं ना कि जो ये लाइन लिखी है हमने, इसी को बताने वाला
कौन? मोहर। गुलाम ने कहा ना, वो कोहेजन के ऊपर और डिपेंडेंट होगा। तो shear stress of a material depends on the normal stresses. That is the function of normal stresses. That is the statement of Mohr. गुलाम कहता है नहीं, कोहेजन के ऊपर भी डिपेंडेंट है। तरजागी साहब वो कहते हैं कि ना भैया वो इफेक्टिव तो लो। अच्छा, तरजागी साहब जी के चले स्टूडेंट परम भक्त कौन थे? एक कैसे बैठे। इसीलिए तो कंसिस्टेंसी के अंदर जो हम लोग वो प्लास्टिसिटी इंडेक्स कौन सा प्लास्टिसिटी चार्ट, उसमें ए लाइन बनती है। वो ए लाइन किसकी देन है? ए कैसे ग्रैंड है, उनका ऑथर कैसे ग्रैंड है, उनका नाम। तो ए लाइन, ए स्टैंड फॉर ऑथर, वहां से वो लाइन मिलती है। सारी रिसर्च करने वाला कौन? कैसे ग्रैंड है, उनके गुरु कौन? और सारा क्रेडिट मिला। देखा ऐसे होता है, जैसे कल अपने रिजल्ट में हुआ है, एक बच्चा सेलेक्ट हुआ, रिजल्ट आया ना कल, आया तो उसमें उस बच्चे ने पता सभी कोचिंग से पढ़ाई करी, मैं बहुत पढ़ा है। मेरे को लग रहा है मैं भी अपना नाम भी बता देता हूँ। अरे मार्केट चल रही है क्या? चलिए ठीक है, छोड़ो बात करो, वो सब चीज़ें मार्केटिंग की अपने अपनी स्ट्रेटजी होती है, जिसका जो है जैसा करें हमें पता नहीं, हम लोग अपने कंसेप्ट पर रहते हैं, वो ज़्यादा अच्छा है हमारे लिए। ठीक है, ये म्यू1 और म्यू2, इस बात को आई होप अच्छे से याद रखना। मैं कभी भी ये उम्मीद नहीं करूँगा बेटा कि अपन गलत करके आए। कंसेप्ट में कम से कम गलती नहीं, गलती एक ही हो सकती है भैया कि भूल गए, रिकॉल नहीं कर पाए। एरिया ज्यादा बढ़ेगा तो फ्रिक्शन की वैल्यू ज्यादा है। हाँ, आप स्टेटमेंट बोलो ना, हम अभी क्लियर कर देते हैं। रोलिंग और स्लाइडिंग एक स्टेटमेंट लेकर आओ पूरा। रोलिंग में क्या होता है, व्हील्स के रोल करने के बेसिस पे आता है। कॉन्टैक्ट एरिया के बेसिस पे होगा, स्लाइडिंग में ज्यादा मिलेगा। स्लाइडिंग जो है, स्लाइडिंग में आप सतह पे आप सोचो, वो होती है ना फिसल पट्टी, स्लाइड कर रहे हो, स्लाइड से तो बोलते हैं उसको, दूसरा रोल कर रहे हो व्हील को। अलमारी कैसे? पहले स्लाइड करो, फिर नीचे पहिए लगाओ, फिर इसको करते हैं। तो हमें क्या पता है ऐसा अलमारी चलती है? हमारी अलमारी तो फिक्स है दीवार में। मेरी अलमारी तो फिक्स है दीवार में, तो मुझे पता नहीं ऐसा कौन सा अलमारी है। ये ऐसी वर्मा साहब का है, क्यों बोला ना ऐसी वर्मा साहब का है ये एग्जाम्पल। वर्मा जी बोल दिया करो, हम मान जाएंगे। वो बहुत अल्टीमेट है उनके कंसेप्ट। वो बंदर आज भी पुली पे लटक रहा है, क्यों? गलत बात है? पुली पे तो लटकते हैं वो, और उसके चलते मैं बस उस पुली पे ढूंढ रहा हूँ कि कहाँ लटके, क्योंकि वो मेरी बिल्डिंग में भी आते रहता है, वहाँ पुली नहीं मिलती, फिर भी लटक जाता है। और उन्होंने इस चक्कर में पूरा जाल फाड़ रखा है। हमने लगाया था कबूतरों से बचने के लिए, ताकि वो कबूतर ना आ जाए, बीट बीट कर देते हैं ऐसा बात। लेकिन वो कबूतर तो आए नहीं कभी, बंदर आए, और बंदर ने उन्होंने ये सोचा कि नहीं यार हम तो अंदर एंट्री कर रहे हैं, ये कौन होता है रोकने वाला? एक तरफ पूजा करता है कि आ जाओ, और फिर जब हम आते तो रोक देता है। तो उन्होंने अपनी शक्ति दिखाई, और उसके अच्छा खासा ऐसा मतलब कहते हैं ना टियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द जाल, वो चेक हो चुकी है वहाँ पर अच्छे से, और सब बेकार है। उसके बाद में वो डूब चुका है। ठीक है, चलिए आई होप यहाँ तक का ये पॉइंट था उसका। रोलिंग और स्लाइडिंग का उस तरीके से आ रहा है। ठीक है, चलो।